पाकिस्तान में जब IMF प्रोग्राम चल रहा था PTI के वक्त में, तो तमाम जो PDM की लीडरशिप है, जिसमें शहबाज शरीफ थे, मौलाना फजल रहमान थे, ये सारे महंगाई मार्चेस और ये धरने देने जा रहे थे और ये IMF इनका नंबर 1 दुश्मन बना हुआ था। अगर सबसे ऊपर अगर इमरान था तो उसके बाद IMF थी। इसाक डार जो कि तकरीबन 4 साल के बाद वापस आए हैं और अब वो हलफ उठा रहे हैं वजीर ख़जाना का। जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, आपके ख्याल में वो उसको ठीक कर पाएंगे? बतौर वजीर ख़जाना वो संभाला देंगे मईशत को? आपको क्या समझ आ रही है? देखें, ये इस मईशत जिस डगर पे पहुंच चुकी है, इसमें बहुत बड़ा हाथ इसाक डार साहब का ही है। और ये 2017-18 की जब आप IMF की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसाक डार साहब ने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के नीचे दफन कर दिया और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स थी उनको ख़त्म किया, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म किया, इकॉनमी में जो भी कंपेटिटिवनेस थी वो ख़त्म की। तो पाकिस्तान तो अभी उससे रिकवर भी नहीं किया, तो वो अब 4 साल बाद गुजारने के बाद फिर वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ वो छोड़ के गए थे। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसाक डार साहब के पास कोई कैपेसिटी नहीं है इसके साथ डील करने की। और इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान की जो डॉलर्स की जो है हमारी इंपोर्ट्स, उनको किसी तरीके से कम करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, रेमिटेंसेस को बढ़ाना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कर्ज़ों को रोल ओवर करना, रीफाइनेंस करना, रीस्ट्रक्चर करना। तो इन चीज़ों में तो इसाक डार का कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है जो इंटरनेशनली हम कह सकें कि भाई बड़े क्रेडिबल हैं। तो इंटरनेशनली तो उनकी रेप्यूटेशन खासी अच्छा ख़राब। सलमान, क्या आप ये कह रहे हैं कि इसाक डार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर वो किस तरह काम करेंगे? मिफ्ता इस्माइल बकौल उनके जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जो IMF का प्रोग्राम था जो उन्होंने मुअत्तल कर दिया, शराइत पूरी नहीं की गई, सब्सिडी दी गई, हमने उसको बहाल किया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अगर उन्होंने बेहतर काम किया तो फिर उनको आगे क्यों नहीं रखा गया? और अगर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसाक डार साहब की, तो फिर वो किस तरह चीज़ों को संभालेंगे? देखिए, बात यह है कि मिफ्ता साहब का जो कसूर था वो ये था कि वो जब आए थे तो उनको कुछ इल्म नहीं था कि क्या करना है। और उन्होंने 4-5 महीने गुजार दिए एक IMF के साथ नेगोशिएशंस करने में। और जो पहला प्रोग्राम था उससे भी ज़्यादा सख्त और मुश्किल प्रोग्राम उन्होंने किया, और वो भी 4-5 महीनों के बाद किया। तो मिफ्ता साहब की भी कोई ख़ास ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस तरह से नहीं थी। और IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद कहा था कि उन्होंने हमारे नाक रगड़वाए हैं। तो उसकी वजह थी कि क्यों उन्होंने नाक रगड़वाए हैं, वो ये वजह थी कि पाकिस्तान में जब IMF प्रोग्राम चल रहा था PTI के वक्त में, तो तमाम जो PDM की लीडरशिप है, जिसमें भुट्टो साहब थे, जिसमें शहबाज शरीफ थे, मौलाना फजल रहमान थे, ये सारे महंगाई मार्चेस और ये धरने देने जा रहे थे। और ये IMF इनका नंबर 1 दुश्मन बना हुआ था। अगर सबसे ऊपर अगर इमरान था तो उसके बाद IMF थी। तो IMF ने जब देखा कि इन्होंने रजीम चेंज की, तो इंटरनेशनली भी जो हमें उसका इम्पैक्ट हुआ वो बहुत मुज़र था पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम जो है वो 5 गुना ज़्यादा हो गया रजीम चेंज के बाद। और उसके बाद उसकी वजह ये थी कि जब भी रजीम चेंज होती है तो नए जो लोग आते हैं उनको बहुत टाइम लगता है समझने में। और वो ही हुआ कि वो 4-5 माह गुजर गए, फिर बहुत मुश्किल प्रोग्राम हुआ। ऊपर से ये है कि नज़र आ रहा है IMF ने पहली बार ये बात की है
कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए तबाहकुन है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत जो है पीडीएम की, ये तो एक किस्म का चूं चूं का मुरब्बा है और ये तो वो काम ही नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्रेडिबिलिटी आपने देनी है, जिसकी वजह से आपके ये सारे कर्जे रोल ओवर होंगे। तो इनको तो समझ ही नहीं है। और आपने देख लिया कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर हमारी आपने रिस्ट्रक्चर ना किए कर्जे तो क़यामत आ जाएगी, तो उससे तो एक और पाकिस्तान की रेटिंग में बहुत गिरावट आई और अब इम्पॉसिबल हो गया कि पाकिस्तान अपने कर्जे जो हैं वो वापस करके और फिर रीफाइनेंस करे। तो अब तो एक और एडिशनल अनसर्टेनिटी आ गई है ना। तो ये अब सागदार साहब की तो बिल्कुल बस की बात नहीं है। इसमें जो IMF ने जो बात की है जी, वो ये बात की है कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।